नमस्कार दोस्तों हम लोग जो है कि इतिहास के पूर्वावलोकन को देख रहे हैं और उसमें भी हम लोग जो है कि 2 चैप्टर देख चुके हैं और तीसरे चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं गवर्नर जनरल को। सॉरी 3 चैप्टर देख चुके हैं, चौथा चैप्टर है गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल में भी हम लोग जो है कि 60 क्वेश्चन को देख चुके हैं आज पहले वीडियो में, जिसमें कि लगभग 1 घंटे का वीडियो है। और आज हम लोग देखेंगे 60 क्वेश्चन के आगे 61वां क्वेश्चन, 61 क्वेश्चन नंबर इसमें है दोस्तों कि किसने सिंध विजय कर उसका अधिकरण किया? वेलिंगटन, स्लीमन और नेपियर, लॉरेंस। तो आप लोग इसका सही जवाब बताने की कोशिश करिएगा। हम जो है कि कुछ सेकंड के बाद और उसका आंसर जो है कि ओपन करेंगे। और ई विकल्प है इसमें कि उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। ये दोस्तों बिहार के बीपीएससी के जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है उसमें री एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, तो उसमें पूछा था 67th बीपीएससी में। तो इसका सही जवाब है दोस्तों क्वेश्चन का ऑप्शन सी। देखिए इसके उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखने को मिला है। तो उपयुक्त प्रश्न में हम देख लेते हैं क्या है कि किसने सिंध विजय कर उसका अधिग्रहण किया था। तो उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या बोला है, तो देखते हैं उपयुक्त प्रश्न में क्या है दोस्तों। देखिए व्याख्या में दिया है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के काल 1842 से लेकर के 44 ईस्वी के दौरान 1843 ईस्वी में चार्ल्स नेपियर ने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। किसने दोस्तों जो है कि सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया? चार्ल्स नेपियर ने जो है कि सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। और यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रमुख परिणाम था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के परिणाम स्वरूप जो है कि सिंध को अंग्रेज़ों ने अपने क्षेत्र में मिला लिया था। और मिलाने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था चार्ल्स नेपियर, और इस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड एलनबरो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल यही था कि किसने सिंध विजय कर उसका अधिग्रहण किया? वेलिंगटन, स्लीमन, नेपियर। तो नेपियर इसका सही जवाब है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं दोस्तों। 62 में है कि सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया 1843, 1845, 1849 और 1854। तो अभी देखा हम लोगों ने दोस्तों पिछले वाले प्रश्न की व्याख्या में हम लोगों ने देखा, तो इसमें 1843 जो है कि सही उत्तर होगा। अब देखिए सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड ऑकलैंड ने। तो आप लोग इसका सही जवाब बताइए। कुछ सेकंड के बाद हम इसके जो आंसर है उसको ओपन कर रहे हैं। फिर से सवाल एक बार पढ़ रहे हैं कि सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड। तो इसका सही जवाब है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। व्याख्या देखते हैं। देखिए सिक्किम का भारत के साथ अंतर संबंध विगत इतिहास में हम 3 अवसरों पर देखते हैं। पहला जो है वो 10 फरवरी 1817 को लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में जो है कि स्थिति को सिक्किम और ब्रिटिश भारत के साथ तितालिया संधि हुई। कौन सी संधि हुई दोस्तों? तितालिया संधि हुई। और इसमें नेपाल से कुछ क्षेत्र सिक्किम को वापस मिलने का उल्लेख तो है, किंतु दोस्तों सिक्किम के देखिए किंतु सिक्किम के किसी क्षेत्र का ब्रिटिश भारत में मिलाने का उल्लेख नहीं है। और दूसरा जो सिक्किम का मिलाने का है वो है कि ये देखिए 10 फरवरी 1817 था। दूसरा देखते हैं 1850 में सिक्किम के दार्जिलिंग और तराई का कुछ भाग लॉर्ड डलहौजी के काल में ब्रिटिश भारत में मिलाया गया। यह सिक्किम का आंशिक विलय है। और तीसरा देखते हैं 1975 ईस्वी में सिक्किम का पूर्ण विलय स्वतंत्र भारत में हुआ। और ये दोस्तों हुआ था 22वें राज्य के रूप में। भारत के किस स्टेट के रूप में? 22nd स्टेट के रूप में। चलिए अब आगे देखते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे तो हमारा ऑप्शन सी जो है कि सही हो जाएगा दिए हुए विकल्पों के अनुसार। अब आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 कि निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? पूछ रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य में जिस समय अवध का विलय हुआ उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? जेम्स आउटरम, W.H. स्लीमैन, बिशप आर हेबर, जनरल लो। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए जेम्स आउटरम। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं 64 की। 64 की व्याख्या में है दोस्तों कि 1854 ईस्वी में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउटरम को अवध का
ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। आउटरम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था। चलिए अब आगे देखते हैं। 1800 देखिए उसी की रिपोर्ट को आधार बना करके जो है कि अवध का विलय किया गया। और 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस था। तो हेनरी लॉरेंस जो है कि 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट था। क्या था वह? लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट था जिसका नाम था हेनरी लॉरेंस, जो विद्रोहियों के हाथों मारा गया था लखनऊ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड लिटन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। देखिए भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में कहाँ से कहाँ तक दोस्तों बिछाई गई थी, ये भी आपको याद रखना होगा। 1853 ईस्वी में प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से ठाणे के बीच डलहौजी के समय जो है कि बिछाई गई थी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 कि भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? कह रहा है कि भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था। तो पहले प्रश्न, इसके जस्ट ऊपर वाले प्रश्न की व्याख्या अगर हम देखेंगे तो देखिए दोस्तों बम्बई से ठाणे के बीच। तो कहाँ से हुआ था दोस्तों? बम्बई से ठाणे के बीच। तो इस तरह से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? तो 1853 ईस्वी में। इसका वही जवाब हो जाएगा पिछले वाला प्रश्न के देख करके। अब अगला सवाल क्वेश्चन 68 है कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? पूछ रहा है कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? ईस्टर्न रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, मद्रास रेलवे, अवध तिरहुत रेलवे। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन बी। देखिए 1853 ईस्वी में बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन से, कहाँ से दोस्तों? बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे के मध्य भारत में प्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी के द्वारा किया गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है दोस्तों कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम विस्तार पूछ रहा है डफरिन के समय में, डलहौजी के समय में, और उसके बाद है लिटन के समय में और कर्जन के समय में। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? डफरिन के समय में। लॉर्ड डफरिन के समय में जो है कि भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए 1885 ईस्वी में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध और 1 जनवरी 1886 को संपूर्ण बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला दिया गया, जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। इस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। तो किसको दोस्तों? संपूर्ण बर्मा को जो है कि, एक सेकेंड देखिए, 1 जनवरी 1886 को संपूर्ण बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला दिया गया, जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। और इस समय गवर्नर जनरल कौन था? वायसराय। इस समय वायसराय था लॉर्ड डफरिन। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD को 1845 से लेकर के 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉर्ज ऑकलैंड, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। डलहौजी से पूर्व जो है कि सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग, मतलब कि एक अलग से PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन जो है कि व्यय किया जाने लगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है दोस्तों कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग और सर हेनरी हार्डिंग, लॉर्ड
लॉरेंस। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन बी, विधवा पुनर्विवाह की बात कर रहा है। तो विधवा पुनर्विवाह से बहुत सवाल आता है, तो हमको इसकी व्याख्या ध्यान से थोड़ा देखिएगा। देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप, किसके दोस्तों? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग, जो कि फरवरी 1856 से लेकर के मार्च 1862 तक गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों इनके नाम के साथ पद जुड़ता है, क्योंकि 1857 की क्रांति जब होती है तो उसके बाद 1858 का भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम पारित होता है 1858 का। तो इसके तहत दोस्तों जो है कि भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगता है। क्या कहा जाने लगता है? वायसराय। तो इस तरह से ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय भी ये रहते हैं। तो ये जो है कि इनके समय में 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अधिनियमित हुआ। कब दोस्तों? 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है कि अधिनियमित हुआ, और इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी के समय प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया। इस अधिनियम को किसके समय? लॉर्ड डलहौजी, जो कि इनसे पहले गवर्नर जनरल थे, उनके समय जो है कि प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम के नियम 15, किसके तहत? नियम 15 के तहत जो है कि विधवा विवाह को वैध मान लिया गया, और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक को जो है कि वैध घोषित किया गया। मतलब विधवा विवाह अगर कोई करेगा और उससे उसकी संतान प्राप्ति होगी तो वो बालक जो है कि वैध होगा, न कि अवैध। पहले अवैध उसको माना जाता था। तो इतना दोस्तों जो है कि जानकारी थी हमें विधवा विवाह के बारे में। एक बार पुनः पढ़ लेते हैं हम लोग व्याख्या। देखिए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1856 से लेकर के मार्च 1862 तक भारत में वायसराय रहते हैं और गवर्नर जनरल भी, के समय जो है कि 26 जुलाई, कब दोस्तों? 26 जुलाई, ये डेट भी याद रखना है, पूछा जाता है। 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह, कौन दोस्तों? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जो है कि अधिनियमित हुआ, और इस अधिनियम को डलहौजी के समय प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम के तहत के नियम 15 के तहत जो है कि विधवा विवाह को वैध मान लिया गया, और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक को जो है कि वैध घोषित किया गया। चलिए अब देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 71 था दोस्तों। अब 72 देखते हैं। देखिए 72 है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया। तो दोस्तों यह पढ़ा गया था लॉर्ड कैनिंग ने। किसने पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग ने, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। देखिए 1857 की महान क्रांति का सबसे पहले महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा जो है कि 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, में हुए दरबार में भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा जो है कि उद्घोषित की गई। अब आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? 72 था। अब 73 हम लोग देखेंगे। 73 में है दोस्तों कि निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो लॉर्ड कैनिंग के नाम ये उपलब्धि हासिल है। चलिए अब आगे है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में। कहाँ दोस्तों? इलाहाबाद में, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। अब देखिए आगे देखते हैं कि अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया। 1858 के भारत सरकार के अधिनियम ने लॉर्ड कैनिंग ने 1860 में सनद के जारी किए जाने से 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा से। तो दोस्तों इसकी व्याख्या है, इसका जो सही जवाब है वो है 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा ने। अब देखते हैं व्याख्या इसकी। देखिए महारानी की घोषणा 1 नवंबर, कब दोस्तों? 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में जो है कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा घोषित की गई। इसमें भारतीय देशी राज्यों के प्रति नीति को भी व्यापक रूप से परिवर्तित किया गया। किस भारत देशी राज्यों के प्रति, जो भारत के देशी राज्यों के प्रति जो ब्रिटिशर्स की नीति थी उसको जो है कि परिवर्तित किया गया, और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए संभावित किसी संकटापन्न स्थिति से बचाव के लिए उनका प्रयोग करने हेतु उन्हें तैयार किया गया। विजय और विलय की नीति का पूर्णतः परित्याग कर दिया गया। इस घोषणा में दोस्तों जो है कि विजय और विलय दोनों की नीति को क्या कर दिया गया? परित्याग कर दिया गया, और देशी राज्यों के शासकों को उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति दी गई, जिसके तहत जो है कि झांसी का विलय ये लोग कर लेते हैं, और बहुत सारे राज्यों का इस तरह से देशी रियासतों का
तो उसके तहत जो है कि उत्तराधिकारी जो है कि गोद लेने की अनुमति दी गई। अगर किसी व्यक्ति के पास उसकी अपनी संतान नहीं है तो वो जिस संतान को गोद लेगा उसको वो अपना उत्तराधिकारी घोषित करेगा। यह इजाज़त जो है कि इस अधिनियम के द्वारा 1 नवंबर 1858 की घोषणा के द्वारा मिल गई। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1877 में। व्याख्या देखते हैं। देखिए व्याख्या में है कि राजसी उपाधि अधिनियम रॉयल 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 टाइटल्स एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा जो है कि 1876 ईस्वी में पारित किया गया और इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। इसी प्रकार सम्राट एडवर्ड सप्तम को वर्ष 1903 में, इनको तो दोस्तों महारानी विक्टोरिया को जो है कि 1877 में और सम्राट एडवर्ड सप्तम को जो है कि 1903 में तथा जॉर्ज पंचम को दिल्ली दरबार जब जहाँ लगा था तो वहाँ जो है कि 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया। तो कब कब दोस्तों किनको किनको हमको याद रखना, महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में, मतलब ये पहला दिल्ली दरबार था। फिर दूसरे दिल्ली दरबार में जो है कि सम्राट एडवर्ड सप्तम को 1903 में भारत का साम्राज्य घोषित किया गया साम्राज्य, और सम्राट और जॉर्ज पंचम जो है कि जॉर्ज पंचम को 1911 में तीसरे दिल्ली दरबार में जो है कि भारत का सम्राट घोषित किया गया। तो दोस्तों ये तिथि भी पूछा जाता है, पहला दिल्ली दरबार और दूसरा दिल्ली दरबार और तीसरा दिल्ली दरबार। तो पहला 1 जनवरी 1877 को लगा था, दूसरा था 1913 को 1903 में और तीसरा था 1911 में। तो ये तारीख भी हमको आपको याद रखना है। अब अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड एलनबरो ने और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, सर जॉन शोर ने। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन बी लॉर्ड एलनबरो ने। देखिए 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने जो है कि दास प्रथा का उन्मूलन किया और इसका कार्यकाल था 42 से लेकर के 44 तक, 1842 से लेकर के 1844 तक। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 78 कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। पूछ रहा कौन सा एक सही सुमेलित है, मतलब कि बाकी 3 जो हैं वो सही सुमेलित नहीं होंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त और लॉर्ड वेलेजली चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि और लॉर्ड कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो देखिए दोस्तों इसमें पहला ही जो है वो सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जो है कि अस्थाई बंदोबस्त की नीति आई थी। बाकी लॉर्ड वेलेजली में चतुराई निष्क्रियता, लॉर्ड वेलेजली में दोस्तों जो है कि सहायक संधि की शुरुआत की थी, तो ये होना चाहिए उनके साथ। लॉर्ड डलहौजी जो है ये हड़प नीति होना चाहिए था इनके साथ, और लॉर्ड कैनिंग जो है कि ये ना हो करके उस समय जो है कि 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो लॉर्ड कैनिंग उस समय नहीं थे, बल्कि लॉर्ड कैनिंग जो है कि 1854 से लेकर के 1862 ईस्वी तक जो है कि भारत में गवर्नर जनरल थे। तो ये 1857 की क्रांति के समय थे। और भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय देखते हैं व्याख्या में दिया होगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, बाकी सबकी हमने आपको व्याख्या बता दी है। तो लॉर्ड डफरिन थे उस समय 1884 से लेकर के 88 तक रहते हैं और इनके समय में जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी एओ ह्यूम के जो है कि निर्देशन में। चलिए इसकी व्याख्या फिर एक बार जल्दी जल्दी मैं पढ़ दे रहा हूँ। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली को शुरू किया, जबकि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता मतलब कुशल अकर्मण्यता की नीति जो है कि जॉन लॉरेंस की थी। किसकी थी दोस्तों? जॉन लॉरेंस की। और सहायक संधि जो है कि लॉर्ड वेलेजली से, तथा व्यपगत का सिद्धांत जो है कि ये लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन जो है कि गवर्नर जनरल रहता है। अब चलिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, मतलब कौन सुमेल नहीं है, बाकी जो है कि किसका सुमेल नहीं है, मतलब कि कोई एक होगा जो मिसमैच होगा जोड़ा और बाकी सब जो है कि मैच जोड़ा है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त अभी हमने आपने देखा, तो ये जोड़ा क्या है, ये सही है। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि ये भी सही है। लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत का सिद्धांत ये भी सही है। लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता, तो यही जो है कि मिसमैच है। यही ऑप्शन हमारे आपके जो है कि पूछे हुए प्रश्न के अनुसार सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए और उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। तो दिया है उच्चतम निष्क्रियता। तो उच्चतम निष्क्रियता जो है कि दोस्तों ये
किसने लागू की थी? अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की, जबकि उच्चताई, चतुराई, निष्क्रियता, कुशल अकर्मण्यता की नीति जॉन लॉरेंस की थी। और यहाँ पे जो है कि कैनिंग दिया है, तो इसका क्या होना चाहिए दोस्तों? जॉन लॉरेंस इसके सामने होना चाहिए, जॉन लॉरेंस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। देखिए, अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जो है कि अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में। अब आगे देखते हैं, निम्नांकित में से सही सुमेल नहीं है। कौन एक जो है कि सही सुमेलित नहीं है, मतलब बाकी 3 सुमेलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस दोस्तों अस्थायी बंदोबस्त सही है, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि सही है, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, इस पर विचार करते हैं। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 में जो है कि 17वां रेगुलेशन, तो 1829 में तो ये थे। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या ऑप्शन सी है, जो कि सुमेलित नहीं है। लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय जो है कि भारत में गवर्नर जनरल कौन रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 की व्याख्या देखते हैं दोस्तों। देखिए, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से कब तक चलता है? 1803 से 1805। तो इसमें लॉर्ड वेलेजली रहता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय, लॉर्ड वेलेजली। और आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भी लॉर्ड वेलेजली रहता है। और लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है दोस्तों, ये तृतीय तथा अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध के समय और आंग्ल अफगान युद्ध के समय भी यही रहता है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में जो है कि मराठों के पराजय के पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवा की गद्दी 1818 ईस्वी में समाप्त कर दी और पश्चिमी भारत में स्थित पेशवा को जो है कि का समस्त प्रदेश बम्बई प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर लिया गया। इसके अतिरिक्त कंपनी ने बुंदेलखंड, मालवा तथा शेष भारत, जिस पर पेशवाओं का प्रभुत्व था, पर राजनीतिक अधिकार कर लिया। अन्य तीनों विकल्प जो है कि सुमेलित हैं। तो कौन इसमें सुमेलित नहीं है दोस्तों? देखिए, इसमें जो सुमेलित नहीं वो है लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, जबकि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय दोस्तों लॉर्ड जो है कि वो वेलेजली रहता है। देखिए, लॉर्ड वेलेजली रहता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय भारत में गवर्नर जनरल, तो उसको जो है कि वही जोड़ा मिसमैच, और बाकी सब सही है। चलिए अब देखते हैं। देखिए, पेशवाई को कब समाप्त किया गया? अभी देखिए, इस प्रश्न में हम लोगों ने देखा कि इसमें व्याख्या में दिया है कि पेशवाई को समाप्त किया गया 1818 ईस्वी में। देखिए यहाँ पे 1817 से 1800 ईस्वी में जो है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा मराठों के पराजय के पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवा की गद्दी, किसने, ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों, किस गवर्नर जनरल ने? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जो है कि पेशवा की गद्दी 1818 ईस्वी में क्या कर दिया? समाप्त कर दी। और पश्चिमी भारत में स्थित पेशवा का समस्त प्रदेश जो है कि बम्बई प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर लिया। तो यहीं से देखिए सवाल बन गया है कि पेशवाई को कब समाप्त किया गया? तो 1818 ईस्वी में। किसने समाप्त किया दोस्तों? तो वो समाप्त करने वाला है लॉर्ड हेस्टिंग्स। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है कि निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ जो है कि वर्ष 1817 से 1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? डेविड ऑक्टरलोनी, चार्ल्स मेटकॉफ, आर्थर वेलेजली और जॉन जॉर्ज। तो इसका दोस्तों आप लोग विचार करिए। इसकी हम जो है कि क्वेश्चन, इसका आंसर ओपन करते हैं। देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन बी, चार्ल्स मेटकॉफ। व्याख्या देखते हैं। देखिए, राजपूताना की रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 18 की अधीनस्थ संधि की वार्ता चार्ल्स मेटकॉफ, किसने? राजपूताना की रियासतों के साथ चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी। कब? 1817-18 की अधीनस्थ संधि की वार्ता के दौरान। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राजपूताना पर ब्रिटिश सर्वोच्चता तथा मराठों और पिंडारियों के प्रति राजपूताने की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के तत्कालीन रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ को जो है कि वार्ताकार बनाया था। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मतलब कोई एक है जो सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित है। देखिए, हर जगह पे लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त मिल रहा है, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि मिल रहा है, सर जॉन लॉरेंस आंग्ल नेपाली, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो अब ये भी हम लोगों ने देखा था। तो दोस्तों इसकी जो है कि ऑप्शन सी ही सही है। देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, जो अभी हम लोगों ने देखा था 1803 से लेकर के 5 ईस्वी तक चला था। 1803 से 5 लॉर्ड हेस्टिंग्स उस समय था, जो है कि वो द्वितीय था।
तृतीय चला था, इसका तारीख नहीं याद आ रहा हमें। उस समय जो है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध चला था और हुआ था। देखिए सर जॉन लॉरेंस वाला यही मिसमैच है, आंग्ल नेपाल युद्ध, जबकि आंग्ल नेपाल युद्ध हेस्टिंग्स के समय हुआ था। एक सेकंड रुकिए। हाँ तो दोस्तों देखिए आंग्ल अफगान युद्ध जो नेपाल युद्ध जो है कि आंग्ल नेपाल युद्ध हेस्टिंग्स के समय हुआ था। चलिए व्याख्या देखते हैं। देखिए आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से लेकर के 1816 ईस्वी तक लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। यही दोस्तों जो हम कह रहे थे वही सही है। देखिए 1814 ईस्वी में पहला युद्ध लड़ा गया, लेकिन कोई विशेष सफलता नहीं मिली। 1815 ईस्वी में दूसरा युद्ध लड़ा गया, कुमाऊं के अल्मोड़ा की जीत, कुमाऊं में जो है कि अल्मोड़ा को जीत लिया गया तथा मेजर जनरल ऑक्टरलोनी ने वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा को मलाव का किला समर्पित करने के लिए विवश किया। ब्रिटिश सेना राजधानी काठमांडू से 30 मील की दूरी तक पहुंच गई। 2 दिसंबर 1815 को सुगौली की संधि लेखबद्ध हुई, जिसे 4 मार्च 1816 को अनुमोदित किया गया और कुमाऊं, गढ़वाल और शिमला जिले अंग्रेजों को सौंप दिए गए। तो दोस्तों यही मिसमैच है। जॉनसोर आंग्ल नेपाल युद्ध दिया है, तो आंग्ल नेपाल युद्ध के समय कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो चलिए ये सही है। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय भी लॉर्ड हेस्टिंग्स था, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय दोस्तों लॉर्ड वेलेजली था, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भी वही था। चलिए अब आगे देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 84। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? मतलब 3 सही सुमेलित नहीं, कोई एक सही सुमेलित है। तो इसका देखते हैं। देखिए दिया है कि लॉर्ड एलनबरो अवध का विलीनीकरण, और लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलीनीकरण, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो यही दोस्तों लॉर्ड वेलेजली, यही वाला देखिए सही है। कौन एक सही सुमेलित है? लॉर्ड वेलेजली वाला यही सही सुमेलित है। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। देखिए सही सुमेलित इस प्रकार है। लॉर्ड एलनबरो, इसके समय दोस्तों जो है कि यहाँ पे प्रश्न में दिया है कि अवध का विलीनीकरण, जबकि इसके समय क्या हुआ था? सिंध का अंग्रेजी राज में 1843 ईस्वी में विलय हुआ था लॉर्ड एलनबरो के समय। और दे रहा है कि लॉर्ड डलहौजी के समय दिया सिंध का विलीनीकरण। तो कुशासन के आधार पर जो है कि इसने अवध का विलय किया था लॉर्ड डलहौजी ने। और लॉर्ड वेलेजली के सामने दिया चतुर्थांग मैसूर युद्ध, यही सही है, चतुर्थांग मैसूर युद्ध। और देखते हैं चौथा विकल्प क्या है, चौथा मैच कराने क्या है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के सामने दिया है प्रश्न में कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जबकि लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय दोस्तों जो है कि तृतीय आंग्ल मराठा जॉनसोर के समय दिया है, जबकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय 1817-18 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। यहाँ पे जबकि दिया है जॉनसोर, तो ये भी मिसमैच है। केवल ये है और बाकी ऊपर के भी दोनों जो हैं कि वो मिसमैच है। जिनकी व्याख्या में क्या मैच है वो हमने बता दिया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पूछ रहा है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए इसमें है कि लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण, लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये सही है दोस्तों। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना, ये भी सही है दोस्तों। और लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ। तो व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में दोस्तों यही वाला चौथा विकल्प, चौथा जो जोड़ा मैच कराया है यही मैच नहीं है, बाकी सब सही है। मतलब देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध जो है दोस्तों ये हुआ है 1839 से लेकर के 42। कब हुआ है? कि मत हुआ। और इस दौरान भारत में गवर्नर जनरल कौन था? ऑकलैंड। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के समय। और प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध के समय दोस्तों जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। और व्याख्या में देखते हैं आगे। देखिए लॉर्ड लिटन जो कि यहाँ पे है ऑप्शन डी, लॉर्ड लिटन के समय जो है कि द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। लॉर्ड लिटन के समय क्या हुआ था? द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, जो कि 1878 से लेकर के 80 के बीच में चला था लिटन के समय। और इस प्रकार विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है, जबकि अन्य 3 विकल्प जो है कि सही सुमेलित हैं। तो इसमें दोस्तों जो है कि दोनों आंग्ल अफगान युद्ध का चर्चा कर दिया इसमें, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। तो हमको आपको यहीं पे तैयार कर लेना है कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो था यह 1839 से 42 के बीच हुआ था,
और इस दौरान भारत का गवर्नर जनरल ऑकलैंड था। और 1878 से लेकर के 80 के बीच में दूसरा एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था और इस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लिटन था। कौन था दोस्तों? लिटन, लॉर्ड लिटन था। देखिए लॉर्ड लिटन। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में है दोस्तों कि निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, जॉन लॉरेंस। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन डी, जॉन लॉरेंस। चलिए देखते हैं। देखिए चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल अकर्मण्यता की नीति कौन सी दोस्तों? या कुशल अकर्मण्यता की नीति या चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति जो है कि आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलनबरो के काल में प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक चलती रही। इस नीति को प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से विशेष रूप से संबंधित किया जाता है क्योंकि उसके वायसराय काल जो कि 1864 से लेकर के 69 तक था में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला और इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है दोस्तों कि भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया? भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन दे रहा है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी और चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड मेयो। तो इसका सही जवाब दोस्तों लॉर्ड मेयो। चलिए व्याख्या देखते हैं। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण 1870 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में आरंभ हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो ये दोस्तों हुई थी, देखिए ये यूपी पीसीएस में भी 2023 में भी ये सवाल बना था तो इस पर विवाद हुआ था। जबकि दोस्तों प्रथम जनगणना अगर देखा जाए तो जो हम लोग नॉर्मल जनरल किताबों में पढ़ते हैं वो मिलता है लॉर्ड रिपन के समय। देखते हैं, चलिए व्याख्या देखते हैं। देखिए लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में मिलता है 1872 में। हाँ देखिए भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो जिसका कार्यकाल 1869 से 72 रहता है, इसमें जो है कि प्रारंभ होती है। लेकिन दोस्तों ये नियमित जनगणना नहीं रहती है, तो नियमित जनगणना जो है वो 1881 में रिपन के कार्यकाल से शुरू मानी जाती है। तो प्रथम जनगणना यहाँ पर पूछा है, जबकि प्रथम नियमित जनगणना नहीं पूछा है। तो जब प्रथम जनगणना आएगा तो लॉर्ड मेयो के ही सही आपको करना होगा और जब नियमित शब्द जुड़ जाएगा तब लॉर्ड रिपन को जो है कि क्लिक करना होगा। अब आज के सेशन का आखिरी सवाल देखते हैं दोस्तों, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बाकी के सवाल जो है कि 30-35 क्वेश्चन और बचे हैं वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे जल्द ही। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है कि वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई? और इसमें दिया है ऑप्शन में रिपन, लिटन, डफरिन और लॉर्ड मेयो। तो वही वाला सवाल है दोस्तों, ऊपर वाला ही है, इसको थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया, बस थोड़ी सी भाषा इसकी बदल दिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेयो। तो इसकी व्याख्या हम जो है कि पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो पिछले वाले प्रश्न की व्याख्या इसकी व्याख्या हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें प्रोत्साहित करिए। धन्यवाद।